चैप्टर 23 राघव ने स्माइल करते हुए काव्य से कहा, तुम्हारा भाई शिवान पीएचडी होल्डर है, वह तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तुम जाकर उसे मदद लो। नो प्लीज, एक्यूज मी, ये कहकर वो बिना काव्य को देखा चला गया। खुद को इग्नोर होते हुए देखा, काव्य के चेहरे के भाव बदल गए। वही पार्टी में सिया के आने के बाद हर एक की नज़र इस पर टिकी हुई थी, हर किसी की आंखों में सिर्फ उसके लिए तारीफ थी। तभी सिया की नज़र पार्टी में आए एक आदमी पर पड़ी जो इसे ही देख रहा था, जिससे सिया अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। सिया उसे आदमी को इग्नोर करके जाने ही वाली थी, तभी उसके पास कबीर आया और कहा, सिया आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मुखिया को इस आदमी के पास ले जाता है और कहता है, सिया इनसे मिलो, ये है विहान सिंह फार्मास्यूटिकल्स के ऑनर। फिर वो विहान से बोला, मिस्टर सिंह ये दिया है मेरी छोटी बहन। नाइस टू मीट यू मिस। बिहार ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, लेकिन सिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया, उसे अभी भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर बहन बोल, मिस मल्होत्रा शायद खुश नहीं है हमारे यहाँ आने से। ये कहते हुए वो स्माइल कर रहा था। तभी कबीर बोला, अरे नहीं नहीं मिस्टर सिंह, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी बहन थोड़ी शर्मीली है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये कहकर कबीर सिया को और लोगों से मिलवाने लगा। वो एक आदर्श भाई का परफेक्ट रोल प्ले कर रहा था। सियावी शांति से उसकी हरकतें देख रही थी, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी धनराज अपने हाथ में एक चैंपियन का क्लास लेते हुए केंद्र में आया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी बेटी सिया का 22nd बर्थडे है। इस ओकेजन पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मुझे आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मेरी बेटी सिया और मिस्टर विहान दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं धनराज मल्होत्रा और बलवंत सिंह जल्द ही इन लॉज बनने वाले हैं और जल्द ही हम इन दोनों की एंगेजमेंट करेंगे। आई होप आप सभी इन दोनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। ये सुनकर सिया के चेहरे से उसकी स्माइली गायब हो गई। वह एक एक करके सभी मल्होत्रा फैमिली के मेंबर्स को देखने लगी है। वह अब तक ये सोच रही थी वह इन लोगों को क्या दे सकती है, क्या सच में इन लोगों का दिल उसके लिए बदल गया है। पर नहीं, उसने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। 3 साल जेल में रहने के बाद भी उसे ये लग रहा था शायद ये लोग उसे अपनाएंगे, पर नहीं, उसने शायद मल्होत्रा फैमिली की कैपेबिलिटी को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। उसे नहीं लगा था वह उसको इस तरह अपनी प्रॉफिट के लिए बेच देंगे। ये सोचते हुए वह फैमिली के हर एक मेंबर के चेहरे को देख रही थी। सबके चेहरे पर स्माइल थी, किसी के चेहरे पर भी सरप्राइज की एक लकीर भी नहीं थी। इसका मतलब था इस बारे में सब लोगों को पता था सिवाय उसके। ये देख उसके चेहरे पर चिकन आ गई। क्या वह मेरा फेट मेरी कंसेंट के बिना डिसाइड कर सकते हैं? ये सोचते ही सिया अपने कदम धनराज मल्होत्रा की ओर बढ़ाने लगी। कबीर उसे पर बराबर नज़र बनाए हुए था। सिया के एक्सप्रेशंस को देखकर उसको डर लगने लगा। उसने अपने दोनों भाइयों को तुरंत उसे रोकने के लिए सिग्नल दिया। वीर और शिवान दोनों ही सिया की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वह सिया को नहीं रोक पाए। जब कबीर ने देखा सिया लगभग पहुंचने वाली है, तभी उसने उसका रास्ता रोक दिया और कहा, सिया पार्टी की बात करेंगे, अभी सीन क्रिएट मत करो। ये सुनकर सिया कबीर को देखने लगी। उसकी आंखों में अब कोई इमोशन नहीं थी, बल्कि ठंडक थी। ठंडक वह भी ऐसी जो सामने वाले को कांपने पर मजबूर कर सकती थी। मेरे रास्ते से है, जो सिया ने अपनी ठंड और शार्प आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर सब लोग उसकी ओर देखने लगे। कबीर को भी एम्ब्रिजमेंट फील होने लगा। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी की और सिया को धमकाते हुए बोला, सिया मुझे मजबूर मत करो, मुझे कुछ गलत करूं। भूलो मत, तुम अभी भी प्रोविजन
पीरियड पर हो, क्या तुम वापस जाना चाहती हो? ये सुनकर सिया उसको घर कर देखने लगी। जब उसने जेल में उन कठिनाइयों को बताया तब उसने बताया उसने उन 3 सालों में क्या क्या झेला है। उसने उनके सामने मोती की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि एक दिन ये लोग उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जल्द ही कबीर को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। यह एहसास होते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे अपने बोले हुए शब्दों पर पछतावा हुआ। उसने अपने मन में कहा, यह मैंने क्या किया? मैंने उससे अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था। ये क्या किया? लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सिया मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। मेरे पास अपनी बात मनवाने का यही एकमात्र तरीका था। इस पर सिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कबीर को एक तरफ धक्का दिया और शांति से कहा, तो मुझे वापस भेज दो। मेरे लिए तुम सब उन लोगों से अलग नहीं हो। सच तो ये है, तुम लोग उनसे भी ज्यादा बुरे हो। वे लोग जैसे हैं वो सबके सामने है, लेकिन मल्होत्रा फैमिली के लोग एक तरफ प्यार का दावा करते हैं और दूसरी तरफ उसे ही काट देते हैं। सिया के शब्द कबीर को अंदर तक चुप रहे थे, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था वह उनकी तुलना क्रिमिनल से करेगी। भी उसकी फैमिली के लोग थे, पैसा कैसे कह सकती है? वह अभी भी सदमे में था, जबकि सिया धनराज मल्होत्रा तक पहुंच गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोम डैड, यहाँ बात मेरी एंगेजमेंट की हो रही है और मुझे उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट। उसने बिना उन लोगों को जवाब देने का मौका दिए आगे कहा, मैंने सुना है कि हमारे परिवार वीडियो से करीब है। क्या आपने सिंह परिवार को अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया? आई एम श्योर आप भूल गए होंगे। चलिए मैं खुद को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। खाने को तो मल्होत्रा परिवार की बायोलॉजिकल बेटी, पर आप सोच रहे होंगे कि आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि काव्य और मैं जन्म के साथ ही बदल गए थे। मैं 15 साल की उम्र में मल्होत्रा परिवार में आई, 18 साल की उम्र में जेल भेज दी गई और 1 महीने पहले ही रखा हुई हूँ। वह अभी कुछ बोल पाती तभी कभी उसके पास आया और बोल, बस बहुत हो गया, अब बंद करो। क्यों? क्या यह मेरे बर्थडे पार्टी नहीं है? अब मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, तो क्या मुझे अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए? मैं डैड और पूरे मल्होत्रा फैमिली की आभारी हूँ जो इन्होंने मुझे वापस अपना लिया और तो और इतना अच्छा पार्टनर भी ढूंढ लिया। एटलीस्ट मुझे इनको धन्यवाद तो कहना चाहिए ना। सिया जैसे जैसे बोल रही थी, पार्टी में सभी लोग खुद को हंसने से नहीं रोक पा रहे थे। सोशल सर्कल में हर कोई जानता था बहन किस तरह का आदमी था। ये सुनकर मल्होत्रा परिवार के चेहरे के भाव गंभीर हो गए, खासकर धनराज की। उन्होंने सिया को ऐसे देख जैसे वो अभी उसकी जान ले लेंगे। कबीर ने भी अपनी भौहें सिकुड़ी और सिया का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सिया ने उसे दूर धकेल दिया। डोंट टच में मिस्टर मल्होत्रा, इट्स डर्टी। दूर खड़ा राघव भी भौहें सिकुड़ कर ये सब देख रहा था। मल्होत्रा परिवार ने सिया को खेल लिया और चारों गेस्ट की भीड़ जमा हो गई। सिया अकेली खड़ी थी और वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। उसके घाव अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे, ऊपर से वो बहुत कमजोर भी थी। तभी राघव उसके पास आया, भीड़ को धकेलते हुए सिया का हाथ पकड़कर बोला, चलो। सिया ने एक नज़र राघव के हाथ जो देखा, फिर उसके चेहरे को। राघव के चेहरे पर उसके लिए परवाह साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत राघव का हाथ टाइट पकड़ा और कहा, हम। इस पर राघव ने स्माइल किया और बिना किसी की परवाह किए वह उसे लेकर चला गया। भीड़ में खड़े लोग उस हैंडसम आदमी जो अभी अभी उस लड़की का हाथ पकड़कर बाहर लेकर गया है, उसके बारे में बात कर रही थी।
कुछ दूरी पर खड़ी काव्या उस ओर देख रही थी जहां से वह दोनों अभी अभी बाहर गए थे। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। कार में सीए पैसेंजर सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने राघव से ये भी नहीं पूछा था वह उसे कहाँ लेकर जा रहा है। उस समय वो खुद को बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। दूसरों को चोट पहुंचाने के साथ साथ आज उसने खुद को भी चोट पहुंचाई थी। जहां वह मल्होत्रा परिवार पर भड़की थी वह हर शब्द से खुद को भी चोट पहुंचा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि राघव कब कार से बाहर निकाला और कब वापस आया। अनजाने में उसने उसे पर असामान्य रूप से भरोसा कर लिया था। जब तक राघव की आवाज़ से छुपी नहीं टूटी तब तक वह अपने विचारों से बाहर नहीं आए। हम पहुंच गए हैं, चलो बाहर चलते हैं। सिया ने ऊपर देखा और पाया कि वह समुद्र के तट पर आ गए हैं। रात का समय था इसलिए वहां आसपास कोई भी नहीं था। वह इतने सालों से मुंबई में रह रही थी लेकिन वह यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। रात की हवा ठंडी थी जिससे पहली बार सिया को कंफर्टेबल महसूस हुआ। वो बीच पर जाकर रेत पर बैठ गई। तभी उसकी आंखों के सामने टिमटिमाती कैंडल की रोशनी दिखाई दी। उसने नीचे देखा और एक कैंडल के साथ एक छोटा सा केक देखा। विश करो, राघव ने कहा। कैंडल की रोशनी में राघव का चेहरा आकर्षक लग रहा था। सिया को अपने दिल में हलचल महसूस होने लगी। उसे नहीं पता था राघव ने कब केक खरीदा लेकिन उसके 22 साल में ये पहली बार था जब किसी ने उसका जन्मदिन मनाया था। उसकी आंखें भर आई। विश करो, राघव ने उसे फिर याद दिलाया। राघव का चेहरा देखते हुए सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बस एक ही इच्छा थी, उसकी दादी अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो राघव ने उसे मोमबत्ती बुझाने का इशारा किया। फिर उसने कहा, हैप्पी बर्थडे सिया, तुम्हारा बाकी जीवन शांति और आनंद से भरा रहे। वही मल्होत्रा विल पर पार्टी खराब हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। धनराज का चेहरा इस समय काला पड़ गया था और उसे किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, क्या तुमने अभी तक उसको ढूंढा नहीं? धनराज ने गुस्से से कवि से पूछा। कवि ने खुद को तैयार किया और कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने सिया को न जाने कितने फ़ोन किए थे। पहले तो उसने जवाब नहीं दिया और बाद में उसका फ़ोन बंद हो गया। उसे नहीं पता उसने उसे ब्लॉक कर दिया या फिर फ़ोन डेड हो गया। डैड प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, आप अपनी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचाओगे, काव्या ने एक कप चाय का देते हुए शांति से कहा। काव्या का ये गेस्चर देख धनराज का व्यवहार थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने काव्या की देखकर कहा, काश वो तुम्हारे जैसे होती। धनराज से तारीख सुनने के बाद काव्या ने उनकी बाह पकड़ी और कहा, डैड, सिया भी अच्छी है। आई थिंक विहान के साथ कुछ समय बताएगी तो वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। ये सुनकर धनराज की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कबीर से कहा, मेरे कमरे में आओ। कबीर को बुरा तो लग रहा था लेकिन वह अपने डैड के पीछे पीछे स्टडी रूम में चला गया। दूसरी ओर सिया बीच पर बैठकर केक खा रही थी। उसका पेट भर गया था लेकिन अभी भी वो खा रही थी। तभी राघव ने उसे रोक दिया और कहा, अगर पेट भर गया है तो इसे खत्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इसे खा सकती हूँ, मुझे ये पसंद है। तुमको पता है, जब मैं मोहन के घर रहती थी तब केवल दादी को ही मेरा जन्मदिन याद रहता था, लेकिन दादी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसलिए वह केवल ब्रेड ही खरीद सकती थी। कभी कभी वह मुझे गिफ्ट भी देती थी पर वो गणेश बाद में देती थी। ये पहली बार है जब मेरे लिए कोई केक लेकर आया है। अब क्या करेगा मल्होत्रा परिवार सिया के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।